हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ है इस चैप्टर में जितना बेसिक है, जब आपको सारे के सारे बेसिक की नॉलेज हो जाएगी तो ये चैप्टर और उसके बाद वाला जो चैप्टर डीएनए वाला चैप्टर है, ये दोनों ही आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो याद रखिएगा बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन की। ठीक है, अब ये सुनिए हेरिडिटी क्या होता है, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है, हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हम उन कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स या पेरेंट्स के कैरेक्टर जब उनके यंग वंस में या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? जैसे हमारे माँ बाप हैं, ठीक है, तो हम उनके जो बच्चे हैं उनको क्या बोलेंगे बायोलॉजी में? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज अ प्रोसेस in which we study about those characters transfer from parents to offspring। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। हेरिडिटी क्या है बच्चों? तो आप कहोगे वो कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफ़र हुए, या फिर आप बोल सकते हो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और उन कैरेक्टर्स की स्टडी हम किस में करते हैं? हेरिडिटी के अंदर। ठीक है, सो हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं, याद रहेगा। ठीक है, हेरिडिटी में हम किसकी स्टडी करते हैं? आप कहोगे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर। अब अगला पॉइंट क्या है? तो हेरिडिटी सबको समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट आपका वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है? अब आप लोग जो हो, ठीक है, एक पेरेंट्स की मतलब हमारे जो माता पिता हैं, हम उनके घर में कितने बच्चे हैं? 2 3 4, कितने बच्चे हैं? अब सारे बच्चे आप देखोगे आते सेम पेरेंट्स से, सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन किसी के भी जो स्वभाव है, बिहेवियर, ठीक है, जो बॉडी का कट है, फेस कट है, वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। सपोज 3 लड़के पैदा हुए हैं, तीनों की शक्ल आपस में मैच नहीं कर रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, तीनों की जो शक्ल है वो आपस में मैच नहीं कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहोगे उनका बिहेवियर मैच नहीं कर रहा है, उनकी सोच मैच नहीं कर रही है, ठीक है, उनकी हरकतें मैच नहीं कर रही है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक है, क्लियर? देखो फिर आगे नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। टर्म किसने दिया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। ठीक है, तो टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन, ठीक है, इन 1905। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब आपको समझना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं, तो उनको अगर हम ओवरऑल एक टर्म यूज़ करें तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। तो जितने भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं पेरेंट्स से, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं? कहोगे इनहेरिट होके आ रहे हैं। तो उसी को बोला गया है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब टर्म हेरिडिटी का मतलब क्या है? लाइक
बेगेट्स लाइफ, लाइफ बेगेट्स लाइफ। इसका मतलब क्या है, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल होंगे, मैच करते होंगे, ठीक है। बच्चों की शक्ल भले आपस में मैच ना करती हो, लेकिन जब आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं और जितने बच्चे आ रहे हैं, सब में आपको पेरेंट्स का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरिएशन रिफर्स टू डिफरेंसेस एंड आर मेनली ऑफ टू टाइप। अब वेरिएशन क्या क्रिएट करता है सब सारे बच्चों में, आप कहोगे डिफरेंसेस क्रिएट करता है। अगर वेरिएशन ना हो तो जितने बच्चे आ रहे हैं सारे एक जैसे हो जाए। वेरिएशन है इसलिए सारे बच्चे आपको कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला रीजन है वेरिएशन क्रिएट होने का हेरिडिटी, और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। अब पहला फैक्टर क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी हम पढ़ चुके हैं। हेरिडिटी मैंने क्या बताया था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे सपोज कोई बच्चा है सर्दियों में पैदा हुआ है, ठीक है, तो अब जो सर्दी में पैदा हुआ है तो आप देखोगे उसका कलर भी फेयर होगा, ठीक है, उसकी जो इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है, वो भी आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। सीज़न मतलब गर्मी वाले सीज़न में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको देखो। इन्वायरमेंट जो है, आप जब इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं, सपोज कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, ठीक, उसका इफेक्ट पड़ेगा इस बच्चे पे। अब कोई बच्चा इंडियंस ही है, फॉरेन कंट्री में जाके बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट डालती हैं। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। अब हेरिडिटरी वेरिएशन विद इन अ प्रोजेनी रिजल्ट ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में बच्चों कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आप कहोगे इस प्रोसेस में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई पेरेंटल। क्या बोलेंगे, बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब क्या, 2 पेरेंट्स, मदर एंड फादर। अब मदर और फादर से जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो इनसे जो पहली जनरेशन आएगी, ठीक है, अब कोई भी ऑफस्प्रिंग हो सकता है, तो जो भी बेबी आ रहा है उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे उस टर्म को हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो आपको याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी F1 जनरेशन में आएगा, आपको F1 जनरेशन क्या होती है, देखो जिसका क्रॉस हो रहा है, जिस भी कपल में क्रॉस हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जेनरेशन, पेरेंटल जेनरेशन, ठीक है। और फिर जो उससे आया है वो हो गया बेटा F1 जनरेशन। जैसे हमारे पेरेंट्स से हम आए, तो हमारे पेरेंट्स की होगी पेरेंटल जनरेशन और हम हो गए F1 जनरेशन, ठीक है। अब हमसे जो आगे आएगा वो हो जाएगा F2 जनरेशन, ठीक है, याद रहेगा। F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, ठीक, इतना क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी आएगा वो कैसा है, आपका ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग के अलावा एक टर्म हम और यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज आपको एक इंडिविजुअल में देखने को मिल रही है। मदर की प्रॉपर्टीज भी दिख रही है और फादर की प्रॉपर्टीज भी दिख रही है। जस्ट एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मम्मी की हाइट कम है, पापा की हाइट ज़्यादा है, ठीक है, मम्मी फेयर है और पापा हमारे सावले हैं, तो जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो टॉल है, ऊपर से फेयर है। तो टॉल है तो किसकी प्रॉपर्टी आ गई, आप कहोगे फादर की। फेयर है, किसकी प्रॉपर्टी आ गई, मदर की। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। मतलब 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है एक बॉडी के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक। लेकिन कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन इट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में नहीं होता है, लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में होता है, ठीक है, या फिर प्लांट्स में होता है। तो एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है,
ठीक, गैमीट्स का कोई रोल नहीं है, नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व इनटू इट। गैमीट्स का मतलब क्या है, स्पर्म और ओवा। अब दो पेरेंट है तो मदर से क्या आएगा ओवम, फादर से क्या आएगा स्पर्म। बट जब यूनिपेरेंटल है, ठीक है, तो प्लांट की बॉडी का कुछ भी पोर्शन एज अ बर्ड ग्रो किया। सपोज देखो ये प्लांट बॉडी है, इसमें बडिंग हुई, अब बडिंग जो है फुल्ली ग्रो हो गया, फिर वो डिटैच होके गिर गया, गिर के उसने क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यू प्लांट का क्या कर दिया, फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप देखो पेरेंट की बॉडी का एक पार्ट है, उसमें आउटग्रोथ हुई, आउटग्रोथ ज़्यादा हुई, वो टूट के गिर गई, और जहाँ गिरी वहाँ से न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन, जो हु बहू होते हैं अपने माँ बाप के, एग्जैक्ट कॉपी, नो चेंजमेंट, नो म्यूटेशन, नो वेरिएशन। समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल हु बहू कॉपी हो जाए अपने पेरेंट्स की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स किसका रिजल्ट है, आप कहोगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ऑफस्प्रिंग और हाइब्रिड किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मीन्स बाय पेरेंट आर इन्वॉल्व इनटू इट। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अभी इसका आगे यूज होने वाला है, हम बार बार हाइब्रिड वर्ड यूज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में पहले तो क्या डिफरेंस है। ए सेक्सुअल के थ्रू क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन्स, कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं। अगर कोई बीमारी माँ बाप के अंदर है या पेरेंट के अंदर है जिससे वो क्लोन आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी क्लोन के अंदर भी देखने को मिलेगी, डिसीज वाली। जैसे किसी एक पेड़ में कीड़ा लग गया है, तो उससे जितने पेड़ उसी प्रोसेस के थ्रू उगेंगे, सब में कीड़ा लगा होगा। समझ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। पर सेक्सुअल में क्या है, वेरिएशन होगा, ए सेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं होगा। जहाँ वेरिएशन नहीं होता वहाँ इवोल्यूशन नहीं होता, और म्यूटेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज। तो अब डेफिनेशन हम समझ लेते हैं इवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। अगर किसी स्पीशीज में हमें वेरिएशन दिख रहा है, मतलब उसमें आगे चल के धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन। तो वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। अगर किसी स्पीशीज में वेरिएशन हो रहा है तो आगे चल के इवोल्यूशन भी होगा, अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो आगे चल के इवोल्यूशन भी नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। जैसे आपसे अब आपको नहीं पता इवोल्यूशन क्या होता है, तो ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन आवर बॉडी, धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो चेंजमेंट होता है, उस पर्टिकुलर चेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। ठीक है, अब जैसे हमारा जो एंसेस्टर है वो कौन है, आप कहोगे चिंपैंजी है, ठीक है। अब उसमें चेंजमेंट आए, ड्रोमापिथेकस आए, फिर बच्चों उसमें चेंजमेंट आए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर उनमें चेंजमेंट आए तो नियंद्रल मैन आए, ऐसे जावा मैन आए, ऐसे होमो इरेक्टस आए, देन होमो सेपियंस आए, फिर मैन ऑफ टुडे जो हम लोग हैं। तो अब देखो चिंपैंजी में धीरे धीरे चेंजमेंट आता गया और आज का आदमी तैयार हो गया। तो ये जो चेंजमेंट है बच्चों, इस चेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन उसी स्पीशीज में आपको देखने को मिलेगा जिनमें क्या होता है, वेरिएशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर यूनिपेरेंटल। क्लियर है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से, कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई भी वेरिएशन आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की जो जर्नी है आपकी वो और आसान हो गई है। यहाँ तक अगर दिक्कत होगी तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है हालांकि, फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो वेरिएशन एग्जैक्टली क्या है, तो सबसे पहले चीज आपको समझनी जो मैंने आपको बताया, द डिफरेंसेस shown by the individuals of a species and also by the offspring of the same parent। आ गया पॉइंट, एक पेरेंट से जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनमें जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, वही डिफरेंसेस क्या क्रिएट कर रहा है, आप कहोगे वेरिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखें, वेरिएशन को हमने दो तरीकों से क्लासीफाई किया है। पहला, देखो जब हमारे सेल पे
हमारी बॉडी की सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो भी क्या क्रिएट होता है, वेरिएशन। तो एज पर नेचर ऑफ द सेल इट अफेक्ट्स, एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सपोज ऐसे समझ लीजिए कि डायज़ाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन हुआ एट अ टाइम। अब डायज़ाइगोटिक ट्विंस क्या होता है बच्चों, वो भी समझ लो। डायज़ाइगोटिक ट्विंस, अब ये क्या होते हैं भाई, अब आपको ये पता है, आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, लास्ट से लास्ट चैप्टर में ह्यूमन प्रोडक्शन में, कि फीमेल की जो ओवरीज होती हैं वो अल्टरनेट में क्या होती हैं बच्चों, एक्टिव होती हैं। साल में 12 महीने हैं तो 6 महीने एक ओवरी एक्टिव होगी और 6 महीने अगली ओवरी एक्टिव होगी। जैसे जनवरी में सपोज फीमेल की राइट ओवरी एक्टिव है तो फरवरी में लेफ्ट, देन मार्च में राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में अल्टरनेट ओवरीज काम करती है। तो हमारी बॉडी में एट अ टाइम एक ही ओवा बनता है एवरी मंथ। क्लियर है? बट कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस दोनों ओवरीज एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। अब दोनों ओवरीज एक्टिव है तो कितने ओवा बने होंगे, आप कहोगे 2। स्पर्म्स जो है वो दोनों साइड में चले गए मूव करके। ठीक, तो सपोज कितने ट्विंस बने, अब ये है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब दोनों ओवरीज एक्टिव हो गए, दोनों ने क्या रिलीज कर दिया बच्चों, आप कहोगे एग रिलीज कर दिए। ठीक है, अब जो स्पर्म्स आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, अब जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो स्पर्म्स को नहीं पता उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो जो स्पर्म्स है वो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ओवा मिलता है वहाँ वो फ्यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब स्पर्म्स दोनों साइड गए और उन्हें दोनों साइड क्या मिल गया, आप कहोगे एग, ओवम मिल गया, ये एग मिल गया। अब दोनों फ्यूज करके क्या बन गए, दोनों से ज़ायगोट। अब दोनों ज़ायगोट जो हैं वो आके क्या हो जाएंगे, इम्प्लांट हो जाएंगे। ठीक, अब इस केस में 2 लड़के भी बन सकते हैं, 2 लड़कियां भी बन सकती हैं और लड़का लड़की भी बन सकते हैं। अब जो 2 लड़के बनेंगे उनकी शक्ल मैच नहीं करेगी। ठीक, जो 2 लड़कियां होंगी उनकी शक्ल भी मैच नहीं करेगी, और जो एक लड़का और एक लड़की होंगे उनकी शक्ल भी मैच नहीं करेगी। तो जब 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं और उनकी शक्ल मैच नहीं करती है तो उसको बोलते हैं डायज़ाइगोटिक ट्विंस। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल मैच करती है, उसको बोलते हैं मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस, उसी को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो डायज़ाइगोटिक ट्विंस से 2 बच्चे बने, एक ही टाइम पे बने। अब जब उनको देखोगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा, आपको वेरिएशन। तो वही पॉइंट यहाँ बोला गया है, एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस। 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं बट एक का ब्रेन बहुत एक्टिव है, एक का ब्रेन बहुत कम एक्टिव है, एक बॉडी से ज़्यादा एक्टिव है और एक दूसरा बहुत सुस्त है, एक की हाइट बहुत बड़ी हो गई और एक की हाइट बहुत कम है, बट दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए थे। तो ये बात है वेरिएशन की, एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस, कितने परसेंट आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज़ और बताती हूँ, तो मैंने डायज़ाइगोटिक का एग्जाम्पल आपको दिया। जो बच्चे मोनोज़ाइगोटिक भी पैदा होते हैं उनमें भी 0.1% का डिफरेंस होता है। समझ रहे हो? मतलब उनको जब आप रोज देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों कहने को ट्विंस हैं, बट इनमें भी खुदा ने क्या क्रिएट किया हुआ है, वेरिएशन। ठीक है, बिल्कुल कॉपी नहीं होते, कार्बन कॉपी नहीं होते। टीवी सीरियल में बात अलग होती है, बिल्कुल कार्बन कॉपी दिख रहे हैं, बट कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा आइडेंटिकल ट्विंस में भी, चाहे वो बालों का कर्लीनेस हो या बालों का प्लेन हो। जैसे 2 बच्चे हमारे घर में हैं, 2 बच्चे हैं, शक्ल आप देखोगे तो आपको लगेगा सिमिलर है, बट जब आप रेगुलर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक के जो बाल है वो स्ट्रेट है, दूसरे के बाद जो है वो कर्ली है, एक का माथा जो है थोड़ा छोटा है, दूसरे का माथा बड़ा है। तो ये सारे आपको थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, किसमें, आइडेंटिकल ट्विंस में भी। ठीक है, क्लियर है? तो वेरिएशन आपको समझ में आ गया। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताया था, इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन।
वेरिएशन हो रहा है तो आगे चल के किसके होने के चांसेस हैं? एवोल्यूशन के। और एवोल्यूशन हो रहा है तो आगे चल के बहुत बड़ा चेंजमेंट आ सकता है, वो है आपका म्यूटेशन। ठीक है। दूसरा, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन यूजफुल वेरिएंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूस। अब देखो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अब आपने लास्ट चैप्टर जो पढ़ रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या बोला वो ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जब हम किसी भी स्पीशीज में, चाहे वो प्लांट स्पीशीज चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, अगर हम वेरिएशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें नए तरह के एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो आप बताओ कैसे हम वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेंगे? सोचो, हाउ वी इंजेक्ट या हाउ वी इंट्रोड्यूस वेरिएशन इनटू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल और प्लांट। तो एक टेक्निक आपने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आपको याद होगा, पढ़ा था। हमने क्या किया, हमारे पास एक काऊ है, ठीक है। अब वो जो काऊ है इंडियन काऊ है, ठीक। अब वो दूध देती है पूरे साल में 2400 लीटर, 2400 लीटर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो फॉरेन का बुल है उसके स्पर्म्स को हम इस फीमेल की बॉडी में क्या करें, इंजेक्ट कर दें थ्रू द प्रोसेस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहली चीज, ठीक, ये हम करने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है मिल्क की वो हो जाएगी 3500 लीटर, 2400 से हो जाएगी 3500 लीटर, ठीक है। तो हमने क्या है कि ऐसे वेरिएशन इंट्रोड्यूस किया एनिमल्स की बॉडी में। अब प्लांट की बॉडी में हम कैसे वेरिएशन इंट्रोड्यूस करेंगे? अब आपने देखा आशीर्वाद आटा आता मार्केट में, उसकी बहुत वैरायटी आती, होल व्हीट भी आता है, मल्टीग्रेन भी आता है। ना देखा हो तो जब मेरी क्लास ओवर हो तो गूगल में सर्च मार के चेक कर लेना कि जो आशीर्वाद आटा आता है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। जैसे एक आता है डायबिटीज़ वाला कि उसमें ग्लूकोज का कंटेंट बहुत कम है, एक आता मल्टीग्रेन, एक आता होल व्हीट और एक आता नॉर्मल आटा। 4 वैरायटीज़ तो मुझे पता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, गेहूँ तो एक ही है ना, जो गेहूँ है वो तो एक ही है। अब हमने क्या किया बेटा, प्लांट की जीन में चेंजमेंट कर दिया। जब हम सीडलिंग कर रहे थे, जब हम बीज बो रहे थे, तो हमने उसी टाइम पे क्या किया, उसकी जीन्स में चेंजमेंट कर दिया। तो हमें जो प्रोडक्टिविटी देखने को मिली वो ऑटोमेटिकली क्या थी, डिफरेंट। समझ में आया? अब वो जो एक सीड है वो आपको 4 अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज दे रहा है, तो बन गया मल्टीग्रेन आटा। समझ में आ रही बात? तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन क्रिएट यूजफुल वेरिएंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूस। समझ में आ गया? देसी मुर्गी के अंडे आपने देखे हैं, देसी मुर्गी, एक तो अंडे का जो कवरिंग होती है ब्राउनिश होती है थोड़ी सी, और अंदर यॉक का कंटेंट बहुत कम होता है। और जो आपके फार्मी अंडे होते हैं उनके अंदर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो फार्मी अंडे हैं वो क्या है, हाइब्रिड अंडे तो हैं, प्रोड्यूस किए गए वेरिएशन क्रिएट करके। समझ गए? अगला, वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब वेरिएशन आता कैसे कहोगे, हेरिडिटी के थ्रू आता है, हेरिडिटी के थ्रू आता है। क्योंकि जब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तभी आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, क्लियर? अगला पॉइंट, वेरिएशन हमें अडेप्ट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन प्रोवाइड करता है कि जब एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंजमेंट आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाए। तो ये चीज़ हमारी बॉडी में कौन लेकर आता है, कहोगे, वेरिएशन। ठीक, वेरिएशंस की वजह से कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा अपने आप को इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कराने के लिए स्ट्रगल कर पाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स बेटर सूटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जैसे आज का जो ज़माना है, मेरे हिसाब से ये रूल उसमें फॉलो होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये है कि आप अगर एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, इस अर्थ पे रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल। समझ रहे हो? अब स्ट्रगल किस तरीके का है, जैसे सपोज नीट का एग्जाम क्रैक करना है आपको, और मेडिकल कॉलेज में आपको एंट्री लेनी है, तो अभी आपका स्ट्रगल क्या है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और नीट क्रैक करना है। यही आपका सबसे पहला स्ट्रगल है फॉर एंटरिंग मेडिकल कॉलेज। समझ में आ रहा है?
ऐसे सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके महीने का 3,000 रुपये खर्चा है, 3,000 रुपये, ठीक है, और आपके दिन की कमाई जो है वो 60 से 70 रुपये है, ठीक, तो महीने में कितना हो रहा है? 3,000 तो नहीं हो पा रहा है। अब आपका खर्चा लेकिन 3,000 रुपये, तब एक महीना लोन ले लोगे, 3,000 आपने बैलेंस कर लिया। अब अगले महीने भी आप उतना ही कमाओगे और जो कर्जा आपने लिया था वो और ऐड ऑन हो गया, तो एक समय आएगा आप क्या करोगे? सुसाइड कर लोगे, आपका एग्जिस्टेंस क्या हो गया अर्थ पे? खत्म। तो अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रगल। और जो स्ट्रगल कर ले जाता है, जिसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर दिया कि आज की जो हमारी जो डिमांड है, हम अगर उस डिमांड पे फुलफिल उतर आए, जैसे आज का जो ज़माना है वो ऑनलाइन का है, अगर आप ऑनलाइन पे बिल्कुल सूट हो गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये अगला पॉइंट यही बोल रहा है, वेरिएशन मेक सम इंडिविजुअल्स बेटर सूटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हमारे अंदर जो वेरिएशन हो रहा है, जो चेंजमेंट आ रहा है, वो अपने आप को अडेप्ट कराने के लिए तो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, वेरिएशन प्रोवाइड ईच ऑर्गेनिज्म अ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी। यस, मैंने आपसे क्या कहा, एक माँ बाप से जितने भी बच्चे आए हो उन सब की खुद की इंडिविजुअलिटी जो है वो डिफरेंट है, समझ रहे हो? किसी का भी फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करता होगा, किसी की वॉइस आपस में मैच नहीं करती होगी, सब कुछ डिफरेंट होगा, जो आपकी खुद की क्या होगी? इंडिविजुअलिटी होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा किसका? वेरिएशन। तो आप समझ गए वेरिएशन होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो कितनी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। अगला है आपका जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। चलो भाई देखो आगे, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है गैमीट। गैमीट क्या होता है? तो गैमीट्स आपको अच्छे से पता है। इसको अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ये पूरा इस चैप्टर का बेसिक है। इसमें जितने टर्म्स यूज़ होंगे वही टर्म्स आपको आगे क्रॉसिंग में भी यूज़ होंगे, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो क्रॉसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं हुई, जैसे मैंने अभी आपको F1 जनरेशन बताया, मैंने अभी आपको पेरेंटल जनरेशन बताया, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी, ठीक। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज गैमीट। गैमीट क्या होते हैं? तो किसी भी इंडिविजुअल के जो सेक्स सेल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमीट, ठीक। सेक्स सेल्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों सेक्स सेल्स, ठीक है, जो फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका करेक्टर। अब करेक्टर क्या होता है? आपने एक फ्लावर को देखा तो उसके कलर के बेसिस पे तो आप उसको क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे, तो वो उस फ्लावर का क्या है? करेक्टर। जिस भी किसी भी इंडिविजुअल में जो आपको फीचर्स दिख रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? देखिए टर्म लिखा हुआ है इनहेरिटेड करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हूबहू ट्रांसफर हो गए और हमें बच्चों में वो करेक्टर दिख भी रहा है। हम लोग देखिए बोलते हैं ना, ये करेक्टर सिर्फ बिल्कुल पापा जैसा है, जैसे उसका डैड करते बिल्कुल सेम वैसे ही करता है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो ट्रांसफर हुई हैं और बच्चों में हूबहू बिना चेंज हुए एक्सप्रेस भी हो गई हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस। क्रॉस क्या होता है? अब जब दो गैमीट्स है, एक होती है आपकी मेल गैमीट और एक होती है बच्चों फीमेल गैमीट, ठीक है। अभी जो दोनों गैमीट्स हैं, मेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहोगे स्पर्म, सिंबल क्या होता है हमेशा इस तरीके का, ठीक। फीमेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवा, ठीक। अब ये दोनों सेल्स आपस में क्या करेंगे? फ्यूज, और क्या बनाएंगे? आप कहोगे एक सेल, और उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ायगोट। तो इसी ओवरऑल प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस। जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज करती हैं
और ज़ायगोट का फॉर्मेशन करती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ायगोट। क्रॉस का जो रिजल्ट होता है वो बच्चों क्या होता है? ज़ायगोट। क्रॉसिंग हो रही है तो जो एक सेल बनेगी जिससे कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ायगोट। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडल साहब ने जीन को यूनिट फैक्टर बोला था। ठीक है, बट बाद में जॉनसेन नाम के साइंटिस्ट आए। कौन आया? जॉनसेन। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट है जॉनसेन नाम के, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने यूनिट फैक्टर को क्या नाम दिया था? जी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, अब यूनिट फैक्टर होता क्या है? देखो भाई, हमारी बॉडी में बेटा ये है क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या लगी हुई है? आप कहोगे जीन्स लगी हुई है। जीन्स बेटा हमेशा लीनियरली लगी होती है। कैसे लगी होती है? लीनियर। ठीक है, अब लीनियर लगी हुई है तो ये जो जीन की जो लोकेशन है वो फिक्स होती है, और उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, तो जीन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ डीएनए। अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ी सी आपको डिटेलिंग में, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है या जीन क्या होता है, बट इस पूरे चैप्टर में आपको जो डिटेलिंग पढ़नी है वो क्रोमोसोम की और जीन की ही पढ़नी है। ठीक, पहले वो समझ लेते हैं। तो सारा रब करने जा रहे हैं। देखिए, अब ऐसे समझो हमारे पास ये एक सेल है। ठीक, इस सेल के सेंटर में हमने देखा क्या लगा हुआ? न्यूक्लियस। क्या लगा हुआ बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आप कहोगे क्रोमोसोम्स लगे हुए। ठीक है, अब हमने इस सिर्फ एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल के देखा तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे तो मैडम आपने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, बनाया आपने ऐसा, ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सेल में कितने होते हैं? 46। और वो 46 कुछ इसी तरीके से अरेंज होते हैं। 46। ठीक, जब हमारी बॉडी में सेल डिवाइड करती है, क्या करती है बच्चों? सेल डिवाइड करती है 1 से 2। तो 1 से 2 होने के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके से डबल डबल हो जाते हैं और बन जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जैसे सेल सेपरेट होती है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं तो आप ऐसे मान लो, तो 46 पहले डबल हो जाते हैं और फिर जब सेल डिवाइड होती है तो दोनों में 46 46 पूरे पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं 1 से 2 सेल्स में। ठीक, हालांकि इसकी ब्रीफिंग अभी आप पढ़ोगे आगे और। तो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया एक सिंगल क्रोमोसोम का। अब ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो, देखो ये हमने ड्रॉ किया न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिख रहा है? आप कहोगे क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, वो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्मेट में। हमने इसको ओपन किया इस पूरे को, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, फिर हमने सिर्फ इसको ओपन किया, इतने को। ठीक, जब हमने इसको ओपन किया तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, फिर हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन ओपन किया। ठीक, जब इतना सा पोर्शन ओपन किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला।
इतने से पोर्शन को ओपन किया तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग पूरे को बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ठीक। फिर हमने बच्चों सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर ओपन किया, ठीक, तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक है। फिर हमने क्या किया? सिर्फ इतने को ओपन किया तो हमें क्या मिल गया? हमारा डीएनए। तो मैं जब वो समझाना चाहती थी, वो ये समझाना चाहती थी कि हमारी बॉडी का जो डीएनए है वो रिप्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई कि डीएनए इटसेल्फ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आपको जो समझनी है, डीएनए का साइज तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो डीएनए का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, सपोज यहाँ से यहाँ तक का, वो सेगमेंट रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन। इसलिए जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ डीएनए। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया आपको? तो देखिए आगे, यही लाइन बेटे यहाँ पे लिखी हुई है यूनिट फैक्टर में, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, लोकस पढ़ा दिया आपको। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जीन की लोकेशन होती है वो फिक्स होती है, और उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस, ठीक है। नेक्स्ट है एलील। एलील को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है किसकी? जीन की। डेफिनेशन बहुत इजी है, याद रखिएगा, मैं लिख भी देती हूँ, लिखी हुई है वैसे यहाँ पे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक। अब ऐसे देखो कि सपोज हमारे पास ये क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम में ये जीन है, ठीक है, ये जीन्स लगे हैं। आपने इस जीन को ओपन करके देखा तो इस जीन के अंदर हमें क्या दिख रही है? पेयर ऑफ एलील्स दिख रही है। क्या दिख रही है बच्चों? पेयर ऑफ एलील्स। हमने बाहर से देखा कि ये जो जीन है वो हमारी आई को शेप दे रही है, नोज को शेप दे रही है, और आई को कलर दे रही है। एक जीन तीन काम कर रही है। क्या क्या कर रही है? आई शेप, नोज शेप और आई कलर, तीन काम कर रही है। पर हमने जब इंटरनली देखा तो वन पेयर ऑफ एलील जो है वो आई शेप दे रही है, वन पेयर ऑफ एलील जो है वो आपको आई कलर दे रही है, और वन पेयर ऑफ एलील जो है वो नोज शेप दे रही है। तो जो काम बाहर से जीन एक्सप्रेस कर रहा है, इंटरनली वो काम कौन परफॉर्म कर रही है? पेयर ऑफ एलील्स। इसीलिए बोला कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे आता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। चलो भाई, ये बेटा सब नोट्स बनाते चलना, बाकी हालांकि मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगी सबको, ठीक। चलो आगे देखो फिर। देखो, अब होमोजाइगस क्या और हेटेरोजाइगस क्या है, ठीक। अब इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा रही हूँ, वो आपको चार्ट से सारे पॉइंट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सपोज मेंडल साहब ने जब क्रॉसिंग कराई, मेंडल ने सबसे पहले तो पी प्लांट को ऑप्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। किसको ऑप्ट किया था? आप कहोगे पी प्लांट को। और पी प्लांट का नाम क्या है बच्चों? आप कहोगे पाइजम सिटाइवम, ठीक है, क्लियर है। और मेंडल साहब ने पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को
लिखा था, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट करेक्टर्स। उसमें से हम एक करेक्टर ले रहे हैं अपने प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, और वो करेक्टर हम ले रहे हैं स्टेम लेंथ। ऐसे 7 करेक्टर हैं। हमने जो अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए लिया है वो है हमारा स्टेम लेंथ, ठीक है। तो देखो भाई, हमने 2 पेरेंट लिए, एक होगा आपका प्योर डोमिनेंट और एक पेरेंट होगा आपका प्योर रेसेसिव, ठीक है। तो सपोज जो P1 है हमारा, ये डोमिनेंट पेरेंट है, और जो आपका P2 है बेटा, वो हमारा रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है। डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर्टी किसी भी इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हो रही है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आपके सामने है, कोई इंसान खड़ा है, उसकी हाइट लंबी है और आप बगल में खड़े हो, आपकी हाइट कम है, तो उसकी हाइट ज़्यादा है, तो वो हो गया डोमिनेंट, और आप उसकी प्रेजेंस में हो गए रेसेसिव, क्योंकि आपकी हाइट क्या है, कम है। तो देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डोमिनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है स्टेम लेंथ की, टॉल, और रेसेसिव प्रॉपर्टी थी बेटा डॉर्फ, पी प्लान की। अब टॉल को जिस एलील से हमने रिप्रेजेंट किया है, पेयर ऑफ एलील से, वो है कैपिटल टी कैपिटल टी। हमेशा याद रखिएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और रेसेसिव कैरेक्टर के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ से एक एलील ले लिया और यहाँ से हमने एक एलील ले लिया, दोनों एलील्स को बेटा हमने क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया, और ये आ गई हमारी कौन सी जनरेशन, आप कहोगे F1 जनरेशन। आ गई F1 जनरेशन। अब इसी से आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। हमने क्रॉसिंग किस में कराई, कहोगे पेरेंटल जनरेशन में। पेरेंटल जनरेशन से कौन सी जनरेशन बच्चों हमको मिली है, आप कहोगे F1 जनरेशन। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म, हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म। अब देखो आगे, हमने 2 प्रॉपर्टी ली थी, एक है डोमिनेंट, दूसरी रेसेसिव। डोमिनेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और रेसेसिव को हम करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ठीक। अगले प्रॉपर्टी आपकी कौन सी खत्म हो गई, डोमिनेंट। अभी नीचे मिलेगी आपको रेसेसिव। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे जो एलील्स हमने ली वो दोनों कैपिटल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, होमो जाइगस, ऊपर से कैपिटल है तो क्या लिखेंगे, डोमिनेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर है ना, बट सिमिलर है, सिमिलर है तो लिखेंगे होमोजाइगस, और स्मॉल लेटर है तो क्या करेंगे, रेसेसिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों क्रॉसिंग से है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों एलील्स अलग अलग हैं तो हम टर्म यूज करेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में ना ही डोमिनेंट टर्म यूज होता है, ना ही रेसेसिव टर्म यूज होता है, ठीक है। क्लियर है, सिर्फ डोमिनेंट और रेसेसिव लगेगा होमोजाइगस के केस में। हेट्रोजाइगस में कोई डोमिनेंट कोई रेसेसिव टर्म नहीं आता है। दूसरी चीज, अब आपको इसमें देखना होमोजाइगस क्लियर, हेट्रोजाइगस क्लियर। अब हम पढ़ना फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। जो नाम होता है, जैसे F1 जनरेशन जो आई उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड टॉल। अब हाइब्रिड टॉल क्या है, ना बहुत ज़्यादा लंबा है ना बहुत ज़्यादा बौना है, बीच की हाइट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। क्योंकि उसमें एक एलील कैपिटल टी है और एक एलील आपकी स्मॉल टी है, तो जो कैपिटल टी है उसको प्योर टॉल होने के लिए 2 सिमिलर एलील्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एक ही एलील है, इसलिए जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है, ठीक है। समझ में आया इतना, तो ये हो गया आपका हाइब्रिड टॉल। अब देखो जो नाम है ना हाइब्रिड टॉल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फिनोटाइप, ठीक है। और बेटा जो लेटर्स में दिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा जीनोटाइप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, तो आप कहोगे कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, तो आंसर होगा आपका हाइब्रिड टॉल, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया, फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, एग्जाम्पल्स आपके सामने मेंशन है, ठीक है। अब आगे आता है F2 जनरेशन, ठीक। अब आगे देखो, हमारे पास F1 जनरेशन है, क्या आई है, हाइब्रिड टॉल।
हाइब्रिड टॉय। अब इसके हम लोग क्या कराएंगे बेटा, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग का मतलब होता है क्रॉसिंग बिटवीन सेम करेक्टर। सेल्फिंग मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन सेम करेक्टर। तो देखो भाई हमारे पास कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने यहाँ पे एक पोनेट स्क्वायर ड्रॉ किया नॉर्मल सा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हम कराएंगे इसका क्रॉस। तो देखो भाई इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब देखो F1 की हमने क्रॉसिंग कराई, ये F1 की हमने सेल्फिंग कराई, क्रॉसिंग बिटवीन सेम करेक्टर। तो बच्चों हमारे कौन सी जनरेशन आ गई, F2। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड फाइलियल जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोनेट स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोनेट स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों पुन्नेट स्क्वायर किसने दिया था, आप कहोगे आरसी पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर को। क्लियर। तो आपकी एक्टिव जनरेशन भी हो गई। अब प्योर लाइन क्या होता है, प्योर लाइन देखें, देखो भाई आपने फ्लावर्स देखे जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, ठीक है। अब जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लाइन। एक बार प्लांट में कोई डिसीज हो गई वो कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन। फिनोकॉपी क्या होती है, फिनोकॉपी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ गए हैं इनहेरिट होके, सॉरी इनहेरिट नहीं बोलेंगे, नॉन हेरिडिटरी फैक्टर्स बोलेंगे, जो आपकी बॉडी में दिख रहे हैं, लेकिन वो इफेक्ट किसका होगा, एनवायरनमेंट का इफेक्ट, ठीक है। अब जापान में आपने बच्चा पैदा किया जाके, आप खुद इंडियंस हो, आप रहते जापान में हो, ठीक है, आप इंडियन हो, ठीक, आपने कंसीव किया प्रेगनेंसी, और कहाँ पे थे आप, जॉब कर रहे थे फॉरेन कंट्री में। तो जब आपका जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर वहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, उसकी आई देख लोगे या फेस कट देखोगे तो आपको जापानी लगेगा वो देखने में। तो ये होता है एनवायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा ख़त्म। इसके आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।